हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं इस बुक के चैप्टर नंबर 6 के सत्याग्रह के बारे में। मैंने आपको ऑलरेडी 5 चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं जिसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ कवर कर लिया। गांधी जी के इंट्रोडक्शन से लेकर उनके व्यूज़ ऑन डिफरेंट सिविलाइजेशन, फिर उनके व्यूज़ ऑन डेवलपमेंट, फिर जाके हम लोग कवर कर रहे हैं उनके दिए हुए कंसेप्ट्स। पहले हम लोगों ने स्वराज कंप्लीट किया, फिर हम लोगों ने स्वदेशी कंप्लीट किया और अब हम लोग सत्याग्रह कंप्लीट करेंगे। ओके, एंड आई होप आप सारे लेक्चर्स देख चुके होंगे तो आपके पास बेसिक आइडिया होगा। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं या आई बटन में चेक कर सकते हैं और आप सारे चैप्टर्स को आराम से पढ़ सकते हैं। अगर आप वो पढ़ के चैप्टर 6 पढ़ेंगे तो आपको चैप्टर 6 काफ़ी ईजिली समझ आ जाएगा एंड मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको अच्छे से चैप्टर समझाने की। गॉट इट? ओके, चलो तो लेट्स मूव टू द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ आवर इंट्रोडक्शन। देखो, इंट्रोडक्शन में हम लोग कवर करने वाले हैं सारी चीज़ें जो हम लोग इस चैप्टर में आने में पढ़ने वाले हैं। ओके देखो, सत्याग्रह जो था ना, गांधी जी का एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। ये सिर्फ पॉलिटिकल टेक्निक नहीं था, ये पूरा मॉरल, स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल वेपन था जिसका इम्पैक्ट दुनिया भर में महसूस हुआ। अब अगर बैकग्राउंड की बात करूं तो साउथ अफ्रीका ने गांधी जी को बनाया गांधी। सो बेसिकली स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि अफ्रीका में जहाँ गांधी जी थे, उन्होंने अपनी आँखों से अपार्थाइड जो थी, अपार्थाइड सिस्टम, उसकी ब्रुटैलिटी को देखा। ब्लैक लोगों का ह्यूमिलेशन, एशियन का डिस्क्रिमिनेशन एंड जो प्योर नॉन वाइट थे ना, उन्हें भी एक्सप्लॉयटेशन होता था, उनका भी एक्सप्लॉयटेशन होता था। और गांधी जी को ये देखकर समझ आया कि ऑपरेशन का रीज़न सिर्फ वाइट कॉलोनिस्ट पावर नहीं थी, से जो ब्रिटिश थे या जो भी कॉलोनीज वाइट कॉलोनिस्ट पावर थी, सिर्फ वो रीज़न नहीं थे कि इन सब का ऑपरेशन हो रहा था, बल्कि ऑप्रेस्ड लोगों का ऑर्गेनाइज्ड रेसिस्टेंस का मिसिंग होना था, क्योंकि कोई रेसिस्ट ही नहीं करता था। ओके, तो उन्होंने डिसाइड किया कि इस इनजस्टिस को बिना हिंसा यानी नॉन वायलेंस, बिना गुस्सा यानी एंगर और बिना तलवार के चैलेंज करेंगे। तो इसी तरह से होता है 1906 से 1907 के बीच सत्याग्रह का जन्म। कहाँ होता है? साउथ अफ्रीका में, क्योंकि साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट एक नए रेसिस्ट लॉ को लाती है जहां हर नॉन वाइट को कंपलसरी रजिस्टर कराना होगा, फिंगरप्रिंट्स देने होंगे, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट कैरी करना होगा और रिफ्यूजल पर जेल, फाइन, डिपोटेशन सब पॉसिबल है। ये डायरेक्ट अटैक था ह्यूमन डिग्निटी पर। तो गांधी जी ने क्या किया इन रिटर्न? गांधी जी ने इन रिटर्न क्या किया? 11 सितंबर 1906 में जोहानिसबर्ग में इकट्ठा किया इंडियंस को, जहां टोटल 3000 इंडियन जमा हुए। वहां गांधी जी ने बिल्कुल नए आइडिया प्रपोज किए। उन्होंने कहा पीसफुल रेजिस्टेंस, हमें रेजिस्ट करना है और पीसफुली करना है। उनके एसोसिएट थे मंगल गांधी, सॉरी मगनलाल गांधी। उन्होंने नाम दिया इस पीसफुल रेजिस्टेंट को सत्याग्रह। ओके, लेकिन गांधी जी ने इसे मॉडिफाई करके बना दिया सत्याग्रह। तो सत्य का मतलब होता है ट्रूथ, आग्रह का मतलब होता है इंसिस्टेंस, मतलब इंसिस्टेंस ऑन ट्रूथ, सच पे टिके रहना, फियरलेसली, पीसफुली एंड फर्मली। ओके, तो ये मूवमेंट था सत्याग्रह के ऑफिशियल बर्थ का। अब देखो, सत्याग्रह क्या था? पॉलिटिकल वेपन था, लेकिन ये सिर्फ पॉलिटिकल वेपन नहीं, मॉरल वेपन भी था। कैसे? गांधी जी के लिए सत्याग्रह जो था वो सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक मॉरल स्ट्रगल था जिसमें चाहिए था सच, हिम्मत, पूरी की पूरी ओपननेस, फेयरनेस यानी कि इक्वालिटी, और 100% नॉन वायलेंस, कोई हिंसा नहीं। तो सत्याग्रह में दुश्मन को मारना नहीं होता, उसको समझाना होता है। एंड गेट्स व्हाट? साउथ अफ्रीका में ये सत्याग्रह मूवमेंट नहले पे दहला सक्सेसफुल रहा। ओके, अब देखो, गांधी जी सत्याग्रह मूवमेंट वहां खत्म करके आते हैं 1915 में इंडिया। उन्होंने इसी टेक्निक को इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का बैकबोन बना दिया। रिजल्ट क्या हुआ? करोड़ ऑफ जो इंडियन थे वो उस मतलब जाग गए। फ्रीडम स्ट्रगल एक बहुत ही बड़ा मास मूवमेंट बन गया और आखिरकार इंडिया ने भी इंडिपेंडेंस ले ही ली। सो बेसिकली अब हम लोग इस चैप्टर में उसी सब चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके,
चलो, तो सबसे पहला टॉपिक कवर करते हैं, कंसेप्ट ऑफ सत्याग्रह। अब आपको सत्याग्रह का कंसेप्ट तो मैंने इंट्रोडक्शन में ही बहुत बता दिया, लेकिन फिर भी एक अच्छे से मैं बता देती हूँ। देखो, गांधी जी के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट एक्शन मेथड क्या है? सत्याग्रह। नाम ही बता देता है, सत्य प्लस आग्रह, ट्रूथ एंड फर्म इंसिस्टेंस। सच्चाई पे टिक कर बिना हाथ उठाए इनजस्टिस को चैलेंज करना, और ये प्रैक्टिस करें, उसको बोलते हैं, जो मतलब जो इस चीज को फॉलो करते हैं उन्हें सत्याग्राही बोलते हैं। तो सत्याग्राही जो थे वो करते क्या थे? तो गांधी जी ने क्लियरली बोला था, सत्याग्रह जो है लास्ट स्टेप है, पहला नहीं। जो एक सत्याग्राही 5 स्टेप फॉलो करता है, देखो फर्स्ट वो लोग क्या करते हैं, अथॉरिटीज को बार बार कामली अप्रोच करते हैं, उनको समझाते हैं, इशू एक्सप्लेन करते हैं, वायलेंस नहीं करते, गुस्सा नहीं करते। ओके, दूसरा होता है, पब्लिक को बताते हैं कि क्या हो रहा है, लोगों को अवेयर कराते हैं कि भाई देखो ये तो इनजस्टिस है। तीसरा होता है पब्लिक ओपिनियन को एजुकेट करना। तो बेसिकली पीपल को समझाओ, मतलब जो आसपास के जो लोग हैं उन्हें समझाओ कि ये क्यों सही नहीं है, अवेयरनेस लाना, क्लैरिटी लाना। तो ये अवेयरनेस और क्लैरिटी आने से क्या आएगा, लोगों का सपोर्ट आएगा। चौथा होता है अपने केस हर इंसान को सामने रखना, मतलब जो तुम्हारा प्रॉब्लम है, इशू है, उसे मीडिया, लीडर्स, लोग, ग्रुप सबके सामने सच बोल कर रखना। और जब ये सब फेल हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें जब काम नहीं करती, तो लास्ट ऑप्शन आता है सत्याग्रह। अब सत्याग्रह में क्या होता है, पीसफुल रेजिस्टेंस होता है, पीसफुली करना है, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट होता है, और मॉरल प्रेशर बिल्ड किया जाता है। ये डिफरेंस था गांधी जी और बाकी रेवोल्यूशनरीज में। वो वेरी बिकॉज गांधी जी फाउट स्ट्रांगली बट पीसफुली। गांधी जी ने बहुत स्ट्रांगली फाइट किया, लेकिन शांति से फाइट किया। नाउ गांधी जी के इस सत्याग्रह के कॉन्सेप्ट के साथ लॉ ऑफ प्रोग्रेशन का एक ऐड होता है। अब देखो, इसमें गांधी जी का ना एक स्पेशल इंसाइट है। गांधी जी कहते हैं, जितना सत्याग्रह आगे बढ़ेगा उतना ही पावरफुल होता जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइम टाइम के साथ, बेसिकली सत्य, ट्रूथ टाइम के साथ स्ट्रॉन्ग होता है, लोगों की सिंपैथी नेचुरली अट्रैक्ट होती है, एंड मूवमेंट का मॉरल पावर इंक्रीज होता है, पब्लिक सपोर्ट बढ़ता है। सो सत्याग्रह जो था एक स्नोबॉल की तरह था, छोटा सा स्टार्ट हुआ था, बट वो फिर अनस्टॉपेबल बन गया। गॉट इट? तो इस टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा? सत्याग्रह क्या है? ट्रूथ प्लस नॉन वायलेंस प्लस मॉरल करेज। ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं, एक मॉरल प्रोटेस्ट भी था, राइट? और हाँ, ये हमेशा लास्ट स्टेप होता है, लास्ट पीसफुल स्टेप। बाकी सारे मेथड फेल हो जाए तब। एंड सत्याग्राही पहले अप्रोच करते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं, एजुकेट करते हैं, अवेयरनेस लाते हैं, तब पीपल का सपोर्ट मिलता है, और फिर जाके ये सब फेल होने के बाद क्या आता है? सत्याग्रह, जहाँ हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं। और मूवमेंट बेसिकली जब ये पुराने टाइम में चला था, तो ये मूवमेंट ग्रो करके टाइम के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, जिसे कहा गया लॉ ऑफ प्रोग्रेशन। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत क्लियरली समझ आ गया होगा। अब देखो, सत्याग्रह का आइडिया, इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे सोर्सेस, मतलब ये सत्याग्रह का आइडिया आया कहाँ से गांधी जी के पास। देखो, इसमें तो काफ़ी छोटे से में दिया है, और मैं भी आपको ज़्यादा एकदम डिटेल में जाके मतलब बड़ा बना के नहीं समझाऊंगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर समझाऊंगी कि आपको समझ में आ जाए। ओके, अब देखो, सबसे पहले सत्याग्रह के टोटल 7 सोर्सेस हैं। पहला पहला है जैनिज्म। सबसे ऑब्वियस सोर्स था जैनिज्म। जैन धर्म में अहिंसा यानी नॉन वायलेंस को सबसे बड़ी रिलीजियस ड्यूटी माना गया है। महावीर जी का कॉन्सेप्ट था कि नॉन वायलेंस ही हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन है। गांधी जी के लिए ये एक मेजर इंस्पिरेशन था। ओके, दूसरा था बुद्धिज्म। तो फिर आया बुद्धा। बुद्धा ने कंपैशन और लव को सेंट्रल रखा, और उन्होंने कहा, हेट्रेट से हेट्रेट खत्म नहीं होता, लव से होता है। तो ये वही प्रिंसिपल है जो सत्याग्रह में है। ओके, उपनिषद था थर्ड। उपनिषद ने गांधी जी को ये फेथ दिया कि ट्रूथ इज अल्टीमेट रियलिटी। ये एक मॉरल बैकबोन बन गया कि सच्चाई ही स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है।
चौथा है भगवद गीता। भगवद गीता ने गांधी को डीपली इंस्पायर किया। इसमें सिखाया गया सेल्फलेस एक्शन, कि किसी सेल्फिश रीज़न ना होने के वजह, आपका कोई सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं होने के वजह भी आप एक्शन कैसे ले, मॉरल करेज, ट्रूथ के लिए डिवोशन, राइट। तो गांधी जी ने सोचा ट्रूथ और नॉन वायलेंस में पावर है, यूज़ करना चाहिए। तो नॉन वायलेंस मेनली आए बेसिकली आपके जैनिज्म से, एंड ट्रूथ आया आपके भगवद गीता एंड उपनिषद से। ओके, अब पांचवे थे हिंदू माइथोलॉजीज, राजा हरिश्चंद्र और स्टोरीज, जैसे कि राजा हरिश्चंद्र जिसमें हीरो हमेशा सच बोलता है चाहे कितने भी टफ सिचुएशन हो। ये गांधी जी को एक एग्जाम्पल मिली कि ट्रूथ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ओके, तो सिर्फ एक सोर्सेज नहीं थे, यही एक ही चीज़ें हम उन्होंने बार बार अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में पढ़ी जिनसे वो काफ़ी इंस्पायर हुए। फिर छठा था टीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्रिश्चियनिटी में उन्होंने ये सीखा कि रेजिस्ट नॉट एविल, इफ समवन स्ट्राइक यू राइट शेक ऑफर द लेफ्ट। बेसिकली अगर आपको कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे बढ़ा दो। तो गांधी जी ने ये टीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट से सीखा था। ओके, मॉरल करेज एंड नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस का परफेक्ट एग्जाम्पल। सातवां थे सॉक्रेटीज। सॉक्रेटीज जानते हो क्या आप? प्लेटो के टीचर। आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा इसे अपने दूसरे एक बुक में, मॉडर्न फिलोसफी से रिलेटेड जो बुक है, तो उसमें प्लेटो के टीचर का नाम है सॉक्रेटीज। ओके, तो वेस्टर्न फिलोसफी अभी गांधी जी को अट्रैक्ट की। सॉक्रेटीज कहते थे ट्रूथ के लिए मरना बेटर है देन प्रिंसिपल्स को छोड़ देना। ट्रूथ को आप अपनाओ, मर जाओ, वो सही रहेगा, लेकिन अपने प्रिंसिपल को नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये गांधी जी के फर्म स्टैंड के लिए एक सॉलिड रीइंफोर्समेंट था। ओके, तो बेसिकली गांधी जी ने अलग अलग सोर्सेज से सब अच्छी बेस्ट चीज़ें ली, उनको न्यू मीनिंग दिया और सत्याग्रह का नाम नाम से एक पावरफुल पॉलिटिकल वेपन बनाया, नॉन वायलेंस प्लस ट्रूथ का कॉम्बो अगेंस्ट जस्टिस। सो इट वाज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल वेपन बट एज वेल एज मॉरल weapon, बिल्कुल, because it included such important core values like truth and non-violence. Okay, तो क्या क्या थी सोर्सेस? पहली थी जैनिज्म, दूसरी थी बुद्धिज्म, तीसरी थी उपनिषद, चौथी थी भगवद गीता, फिर पांचवी थी हिंदू माइथोलॉजी लाइक स्टोरीज ऑफ राजा हरिश्चंद्र, एंड सिक्स थी टीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, एंड सेवन थी फिलोसफी ऑफ सॉक्रेटिस। ओके, अब चलो, अब आपको ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। है तो ये बहुत छोटा सा, और मैं भी, डोंट वरी, मैं ज़्यादा बड़ा करके नहीं समझाऊंगी। ओके, तो सत्याग्रह वर्सेस दुराग्रह। तो सबसे पहले ये क्लियर करते हैं कि दोनों वर्ड सिमिलर लगते हैं, लेकिन माइंडसेट अप्रोच में बहुत डिफरेंस है। सत्याग्रह का मतलब होता है होल्डिंग ऑन टू ट्रूथ, एंड दुराग्रह का मतलब होता है होल्डिंग ऑन बाय फोर्स। तो सत्याग्रह का बेसिकली मतलब हम समझ चुके हैं कि सत्याग्रह का मतलब है ट्रूथ को होल्ड करना पीसफुली और पेशेंटली। यहाँ पीसफुल एंड पेशेंट अप्रोच की ज़रूरत है, मॉरल और एथिकल है, और गोल होता है ओपोनेंट के दिल को चेंज करना, एजुकेट करना, हर्ट नहीं करना। सेल्फ डिसिप्लिन एंड रिस्पेक्ट पे बेस्ड होता है सत्याग्रह। एक सत्याग्रही कभी इंसल्ट नहीं करता, फोर्स नहीं करता, और ओपोनेंट को ह्यूमिलिएटिंग फील नहीं कराता। तो गोल सिंपल था, ट्रूथ इतना क्लियर दिखाओ कि ओपोनेंट खुद रियलाइज करे कि सच क्या है। ओके, अब देखो दुराग्रह क्या था। दुराग्रह था फोर्स पावर। अब दुराग्रह अपोजिट था, मतलब होल्डिंग ऑन बाय फोर्स। इसके ये जो आते थे, इसमें अग्रेशन भी आता था, हार्श होता था, अपोनेंट को हराने पे फोकस किया जाता था। इसमें गोल था कि कन्विंस नहीं, डिफीट करना है। ये एंगर, इम्पेशंस एंड स्टबर्नेस लाइक जिद्दीपन को प्रमोट कर रहा था, जिद्दीपन पे बेस्ड था। तो इवन विदाउट फिजिकल फोर्स दुराग्रह रूड और फोर्सफुल हो सकता था। बेसिकली ये कहता था मैं आपको फोर्स करूंगा कि आप मेरे साथ अग्री करो। ओके, तो गांधी जी एक सिंपल कोट कहते हैं, देयर मस्ट बी नो इम्पेशंस, नो बार्बरिटी, नो इंसोलेंस, नो अनड्यू प्रेशर। इसका मतलब था सिंपल, अगर आप सच के लिए लड़ रहे हो तो आपको गुस्सा या रूड होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका कॉज, अगर आपका रीज़न सच है, ट्रूथ ही सबसे बड़ा वेपन होता है। ओके, तो बेसिकली सत्याग्रह क्या था? ट्रूथ, पेशेंट, मोरालिटी, रिस्पेक्ट,
educate, non-violence and दुराग्रहता, force, aggression, impatient, harass, rude। तो आई होप आपको याद हो गया होगा ये चीज। अब देखो, सुपीरियरिटी ऑफ सत्याग्रह टू पैसिव रेसिस्टेंट। पहले तो देखो, गांधी जी ने लियो टॉल्स्टॉय और हेनरी डेविड, जो दो थिंकर्स थे, लियो टोल्स्टॉय एंड डेविड हेनरी डेविड, तो इन दोनों थिंकर्स को बहुत एडमायर किया क्योंकि उन्होंने पैसिव रेजिस्टेंस के कंसेप्ट के बारे में लिखते थे। लेकिन उन्हें लगा कि कुछ मिसिंग है, तो पैसिव रेजिस्टेंस का कंसेप्ट सही था, लेकिन गांधी जी एकदम नेक्स्ट लेवल पे गए और उन्होंने बनाया सत्याग्रह। पहले समझते पैसिव रेजिस्टेंस होता क्या है। देखो, पैसिव रेसिस्टेंस बेसिकली होता है इनजस्टिस के अगेंस्ट नॉन कॉपरेशन, कॉपरेट नहीं करना। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी इसमें? अ, इसमें बेसिकली क्या होता था, जो ओपोनेंट्स हैं, जिन आपके अगेंस्ट हैं, उन्हें एम्बैरेस किया जाता था, उन पे प्रेशर डालना, कभी कभी गुस्सा और रिजेंटमेंट भी आता था, और मॉरल या स्पिरिचुअल डिसिप्लिन इसका एलिमेंट नहीं था। बेसिकली ये मोस्टली एक पॉलिटिकल टेक्निक थी, हार्ट या मोरालिटी पे बेस्ड नहीं थी। और सत्याग्रह जो है बेसिकली पैसिव रेजिस्टेंस जो था थोड़ा नैरो था। ओके, डेफिनेशन वाज टू नैरो। एंड सत्याग्रह जो होता है वो बिगर है, मॉरल है। अब आते हैं सत्याग्रह पे। ये टोटली अलग है, डीपर है, क्योंकि इसमें अपोनेंट के दिल को टारगेट किया जाता है, उनके कंसाइंस को जगाया जाता है, दोनों साइड को ट्रांसफॉर्म करता है, सोसाइटी को भी, इंडिविजुअल को भी। फोर्स नहीं करता, सेल्फ सफरिंग के थ्रू सच को दिखाता है, हेट्रेट का कोई एलिमेंट नहीं, और गोल होता है एविल को रिमूव करना, ना कि पर्सन को डिस्ट्रॉय करना। मतलब सत्याग्रही खुद स्ट्रगल और पेन एक्सेप्ट करते हैं, बस ट्रूथ की सिंसियरिटी को दिखाने के लिए। ओके, तो ये है सत्याग्रह का डिफरेंस पैसिव रेसिस्टेंस से। बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन लव फॉर द ओपोनेंट। ये सत्याग्रह का बिगेस्ट पावर है। पैसिव रेसिस्टेंस में लव नहीं चाहिए, सत्याग्रह में कंप्लीट गुडविल चाहिए। आपके पास वो गुडविल होनी चाहिए, और इवन थ्रू अगर कोई सामने वाला इंसान आपके साथ गलत कर रहा है, तो गांधी जी की एक वर्ड में अगर आपको कहूँ, रूट आउट द एविल, नॉट द एविल डूअर। एंड लास्ट पॉइंट, स्टैटिस्टिक वर्सेस डायनामिक। पैसिव रेसिस्टेंस जो है बहुत स्टैटिक है, बस स्टैंड स्टिल और रिफ्यूज करना, मतलब कि खड़े हो जाओ और रिफ्यूज करो, मना करो। लेकिन सत्याग्रह क्या है? डायनामिक है, लिविंग है, एक्टिव है, और स्प्रेडिंग फोर्स है। इसमें अवेयरनेस क्रिएट की जाती है, पब्लिक ओपिनियन बनाया जाता है, इमोशन एंड कंसाइंस को टच करते हैं, और मॉरल ट्रांसफॉर्मेशन इंस्पायर किया जाता है। सो बेसिकली सत्याग्रह जो है एक लिविंग ब्रीदिंग पावर है, सिर्फ प्रोटेस्ट मेथड नहीं। ओके, तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अब इसमें है हम लोग को करना सत्याग्रह अपोज टू मिलिटेंट नेशनलिज्म। देखो, तो इस टॉपिक में गांधी जी मिलिटेंट नेशनलिज्म के अगेंस्ट थे, और क्यों उन्होंने नॉन वायलेंस और सत्याग्रह का सबसे पावरफुल वेपन माना, ये पढ़ने वाले हम लोग। देखो, गांधी जी स्ट्रांगली बिलीव करते थे कि जो रियल चेंज आता है सोसाइटी में या किसी इंसान में, तो वो सिर्फ ब्लड खून बहाने से नहीं आता। ट्रू फ्रीडम, बेसिकली यहाँ खून बहाने से मतलब है वायलेंस के थ्रू नहीं आता। ट्रू फ्रीडम जो आती है वो दिल एंड माइंड को चेंज करके आती है, ना कि ब्लड बहा के या बॉम्ब से आती है। तो बेसिकली गांधी जी बिलीव करते थे चेंज मस्ट कम थ्रू इनर ट्रांसफॉर्मेशन। तो गांधी जी के वर्ड में हर इंसान का एक कंसाइंस होता है, मॉरल फोर्स के थ्रू उसको जगाया जा सकता है, गन्स, बॉम्ब या वायलेंट अपराइजिंग से नहीं। और सबसे पहले गांधी जी कहते थे सेल्फ प्योरिफिकेशन ज़रूरी है, मतलब दुनिया को चेंज करने से पहले अपने माइंड, अपने मोटिव और अपने एक्शंस को क्लीन करना। दूसरा कहते हैं गांधी जी कि देखो, बेसिकली क्या था ना, इंडियन यूथ को फास्टर रिजल्ट चाहिए था उस टाइम के। लेकिन उस टाइम सिर्फ यंग इंडियंस इम्पेशेंट थे, मतलब नॉट सिर्फ यंग इंडियंस बट काफ़ी यंग इंडियंस। ओके, उनका कहना था पेटिशन और मीटिंग्स फेल हो चुकी है, फ्रीडम का वेट बहुत लॉन्ग होगा, अब टाइम आ गया है एक्शन का। और उन्होंने चूज़ किया मिलिटेंट नेशनलिज्म। इसमें होता है आर्म्ड अटैक, बॉम्बिंग, असैसिनेशन, वायलेंट रेबेलियन,
लेकिन गांधी जी टोटली डिसएग्री करते थे इस अप्रोच से। गांधी जी ने वायलेंस के बारे में वार्न भी किया। उनका फेमस कोट था, ब्रूट फोर्स इज नॉट नेचुरल टू इंडियन सॉइल, वन मस्ट रिलाई ऑन सोल फोर्स। मतलब वायलेंस इंडियन कल्चर का पार्ट नहीं है। इंडियन को ट्रस्ट करना चाहिए स्ट्रेंथ ऑफ ट्रूथ एंड मॉरल करेज। सच और मॉरल करेज के स्ट्रेंथ को इंडियन को भरोसा करना चाहिए। वायलेंस से जो कारण है, मतलब जो उनकी इश्यूज हैं, वो वीक हो सकती है। सिंपल वर्ड में ब्लड और बॉम्ब से फ्रीडम नहीं मिलेगी। लेकिन ये कहने के बाद भी गांधी जी ये एक्सेप्ट करते थे, एडमायर करते थे उन यंग मिलिटेंट नेशनलिज्म्स के लव को जो वो इंडिया के प्रति थे। गांधी जी ने उन एक्सट्रीमिस्ट को रिस्पेक्ट किया क्योंकि उनके लव था इंडिया के प्रति। वो कुछ भी सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी थे, ब्रेव थे और डेडिकेटेड थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? उनके वायलेंट एक्शंस। वायलेंस का रिजल्ट क्या था? इंडिया की सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो गई, ब्रिटिश और हार्श हो जाएंगे, केओस और डिस्ट्रक्शन बढ़ जाएगा। मतलब वायलेंस सिर्फ बेसिकली मेस को क्लियर नहीं करेगा, बस वर्सन करेगा, मतलब और ज़्यादा बढ़ाएगा। और सत्याग्रह था उनका ऑल्टरनेटिव। तो उन्होंने कहा इंस्टेड ऑफ गन्स एंड बॉम्ब, उनका आंसर था नॉन वायलेंस, अहिंसा, फोर्स ऑफ ट्रूथ यानी सत्याग्रह, मास पार्टिसिपेशन लाइक पीपल पार्टिसिपेशन, एंड करेज सेल्फ सफरिंग, करेजियस सेल्फ सफरिंग, कि अपने आप को सेल्फ सफर कर लो ट्रूथ को शो करने के लिए। तो अगर मैं इस टॉपिक में आपको रिकैप करके बताऊं कि क्या क्या अभी हम लोगों ने कवर किया, तो गांधी जी ने जो वायलेंट नेशनलिज्म था उन्हें रिजेक्ट किया। चेंज कम थ्रू ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ हार्ट नॉट ब्लड, एंड मॉरल फोर्स और सेल्फ प्योरिफिकेशन ज़रूरी है, और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है। राइट। यंग इंडियंस इम्पेशेंट हो रहे थे, वायलेंस चाहते थे। गांधी जी ने वार्न किया कि ये और ज़्यादा वर्सन कर सकता है सिचुएशन। तो बेसिकली सत्याग्रह, अहिंसा, वही बनता है डिसिप्लिन, मॉरल, पावरफुल वेपन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पीपल। गॉट इट? ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, और ये टॉपिक है सत्याग्रह कोड ऑफ कंडक्ट। ओके, तो देखो तो इस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, वो काफ़ी हार्ट टचिंग बात है, सत्याग्रही का कोड ऑफ कंडक्ट। यानी सिर्फ पॉलिटिक्स, देखो ये सिर्फ पॉलिटिक्स का टूल नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट लाइफस्टाइल है गांधी जी के लिए, उन्होंने जो डिज़ाइन किया था। अगर आपको समझना है कि एक ट्रू सत्याग्रही कैसे जीते हैं, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। ओके, गांधी जी के लिए सत्याग्रह था एक वे ऑफ लाइफ। देखो गांधी जी कहते थे सत्याग्रह सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक वे ऑफ लाइफ है। पर्सनल लाइफ में भी सत्याग्रही कैसे बिहेव करते हैं? सत्याग्रही 4 तरीके से बिहेव करते हैं। ट्रूथ, चैस्टिटी, नॉन अटैचमेंट एंड हार्डवर्क। ट्रूथ यानी हमेशा सच बोलो, ऑनेस्ट रहो, सबसे ऊपर। चैस्टिटी क्या होती है? इमोशंस और डिजायर्स में सेल्फ कंट्रोल लाना। नॉन अटैचमेंट होता है ग्रीड या एक्सेसिव मटेरियलिज्म से दूर रहना। और चौथा है हार्ड वर्क, लाइफ में एफर्ट्स और डिसिप्लिन लाना। मतलब एक सत्याग्रही का लाइफ प्योर, डिसिप्लिन और ऑनेस्ट होना चाहिए। दूसरा है पॉलिटिकल कंडक्ट ऑफ सत्याग्रही। अब पॉलिटिकल स्ट्रगल में मेथड का मंत्र था नॉन वायलेंस ओनली। इस पूरे के पूरे पॉलिटिकल स्ट्रगल में बस एक ही मंत्र था कि नॉन वायलेंस। गोल था फोर्स नहीं करना है, किसी को डराना नहीं है और किसी को एम्बैरेस नहीं करना है। ओपोनेंट के दिल को चेंज करना है, उन्हें दिखाना है कि गलत क्या है, उन्हें गाइड करना है किस तरफ, जस्टिस की तरफ। तो उन्होंने कौन कौन से मेथड्स को यूज़ किए? पिकेटिंग, नॉन कॉपरेशन, पीसफुल मार्चेस, उसके बाद पीसफुल पब्लिक मीटिंग्स एंड सिविल डिसोबीडियंस। 5 लॉ, बेसिकली सिविल डिसोबीडियंस होते हैं अनजस्ट लॉ को कामली ब्रेक करना। ओके, सो बेसिकली होता है फाइट विथ लव नॉट एंगर। ये है सत्याग्रही का मेन तरीका लड़ने का। अब देखो एक ट्रू सत्याग्रही के लिए क्या क्या क्वालिटीज ज़रूरी होती हैं। पहली क्वालिटी है एक्सट्रीम पेशेंस। उनके पास बहुत पेशेंस होना चाहिए। मार खाने के बाद या इंसल्ट होने के बाद भी उनमें गुस्सा नहीं आना चाहिए। दूसरा है मॉरल करेज।
सफ़र करने के लिए, मरने के लिए रेडी रहना चाहिए, लेकिन दूसरों को हार्म नहीं करना चाहिए। और तीसरा है सेल्फ डिसिप्लिन, सिंप्लिसिटी, कंट्रोलिंग डिज़ायर, बेसिकली सिंप्लिसिटी के साथ रहना है अपने जीवन में, अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल करना है और सच के साथ कमिट करना है। तो क्या-क्या क्वालिटीज़ रहनी चाहिए सत्याग्रही में? एक्सट्रीम पेशेंस, मॉरल करेज एंड सेल्फ डिसिप्लिन। So it's not just a protest, it's a life training program. Okay. और होता है लाइफस्टाइल। अब देखो लाइफस्टाइल कैसी थी। गांधी जी ने खुद के लिए अ, खुद ये लाइफ जीते थे सत्याग्रही का, और एक्सपेक्ट करते थे कि सत्याग्रही भी ये फॉलो करे। नो वायलेंस, ऑब्वियसली नो वायलेंस तो ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ फिजिकली नहीं, वर्ड्स में भी किसी को फिजिकली मेंटली किसी भी तरीके से वायलेट नहीं करना। दूसरा है एब्सेंटेंस ऑफ सेंशुअल प्लेजर, सॉरी, फूड लग्जरी डिज़ायर से अपने आप को दूर रखना। तीसरा है ब्रेड लेबर, अपने लिए खुद ही काम करना, क्लोथिंग से लेकर फूड तक। चौथा है सिंपल लिविंग, खादी पहनना, मिनिमल पोजेशन रखना, किसी चीज़ से भी अटैच नहीं होना। एब्सोल्यूट सेक्युलरिज्म, सारे रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट करना। और चौथा है ज़ीरो अनटचेबिलिटी, सभी इक्वल है और सबकी डिग्निटी को रिस्पेक्ट करना। तो बेसिकली साबरमती आश्रम उनका परफेक्ट एग्जाम्पल था इस लाइफस्टाइल का। तो वो क्या क्या इंक्लूड करते थे अपने लाइफ में? नॉन वायलेंस, एब्सेंटेंस ऑफ सेंसुअल प्लेजर लाइक फूड लग्जरी डिज़ायर, ब्रेड लेबर, and fourth is simple living, and absolute secularism, and zero untouchability. Okay, now last point of this topic is the heart of satyagraha. गांधी जी कहते हैं कि इट इज़ नेवर द इंटेंशन ऑफ सत्याग्रही टू एम्बेरस द रॉन्ग डूअर, मतलब अपील टू हार्ट नॉट फियर। गोल है कन्वर्जन का, ना कि कोर्जन का, मतलब कि कन्वर्ट करना है किसी के दिल को, ना कि फोर्स करना है। ट्रांसफॉर्म करना है, ह्यूमिलिएट नहीं करना है, और अंडरस्टैंड करना है, लेकिन सिर्फ जीतना नहीं है। ओके, तो ये सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं, पर्सनल लाइफ में भी यूज़ होता है, लाइक इन फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, कम्युनिटी डिस्प्यूट्स एंड पर्सनल प्रॉब्लम्स। एक सत्याग्रही हर सिचुएशन में ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस फॉलो करता है। तो अगर मैं आपको इस टॉपिक का रिकैप बताऊं तो सत्याग्रही क्या है? सत्याग्रह क्या है? लाइफ ऑफ ट्रूथ, नॉन वायलेंस, प्योरिटी एंड हार्ड वर्क, पॉलिटिकली नॉन वायलेंट मेथड्स टू चेंज अपोनेंट्स हार्ट। एंड सत्याग्रही इंड्योर करते हैं क्या? सफरिंग और गुस्सा, रिटेलिएशन यानी रिवेंज बिल्कुल नहीं सोचते। लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए? सिंपल, ब्रेड लेबर, सिंपल लिविंग, नो सेंसुअल इंडल्जेंस, एंड अपील टू कंसाइंस नॉट फियर, राइट? मतलब बेसिकली हमें अपील करना चाहिए, हार्ट चेंज करने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि किसी को फोर्स करना चाहिए। ओके, अब चलो नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं, विच इज़ अबाउट सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस एंड नॉन कॉपरेशन। अब देखो, सत्याग्रह का सीक्रेट वेपन था सिविल डिसोबीडियंस एंड नॉन कॉपरेशन, यानी कैसे गांधी जी ने नॉन वायलेंस को इतना पावरफुल वेपन बनाया जिससे इनजस्टिस के खिलाफ फाइट की जा सकती है बिना किसी ब्लडशेड के। तो पहला है लॉ ऑफ सफरिंग। सबसे पहले बात करते हैं लॉ ऑफ सफरिंग की। गांधी जी कहते थे सफरिंग वॉलेंट्री एक्सेप्टेड कैन अवेकन कंसाइंस। इसका मतलब होता है जब आप विलिंगली सफ़र करते हो सच और जस्टिस के लिए, सोसाइटी को भी रियलाइज़ होता है कि इनजस्टिस हो रहा है। तो सफरिंग की पावर क्या होती है? सोसाइटी में सिंपैथी जगाने की, इनजस्टिस को एक्सपोज करने की, और मॉरल प्रोग्रेस लाता है। और इसी वजह से सत्याग्रह में वायलेंस का बिल्कुल कोई रोल नहीं है, क्योंकि असली वेपन है मॉरल फोर्स थ्रू सफरिंग। दूसरा था सिविल डिसोबीडियंस। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब क्या है? ओपनली एंड पीसफुली किसी लॉ को, किसी अनजस्ट लॉ को ब्रेक करना, ताकि ट्रूथ एंड जस्टिस को दिखाया जा सके। इसमें एक 3 इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं। ये बिल्कुल नॉन वायलेंट होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, और हाँ, पनिशमेंट एक्सेप्ट करने के साथ होना चाहिए। यहाँ एंगर का कोई रोल नहीं है, सिर्फ डिज़ायर है कि सोसाइटी में रिफॉर्म लाना है।
लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लॉ अनफेयर है, सत्याग्रही पीसफुली उसे ब्रेक कर सकते हैं, कोर्ट लेकिन कोर्ट में एक्सेप्ट करेंगे कि पनिशमेंट भी, और दिखाएंगे कि ट्रूथ हमेशा ऊपर है। ओके, एंड नॉन कोऑपरेशन क्या होता है? नॉन कोऑपरेशन विथ एविल इज मच एज अ ड्यूटी एज कोऑपरेशन विद गुड। मतलब अगर सिस्टम में गवर्नमेंट इनजस्टिस हो रहा है तो सिटीजन को मॉरल ड्यूटी होती है कि वो कोऑपरेट ना करे। लाइक फॉर एग्जाम्पल बॉयकॉटिंग अनफेयर लॉ, अगर कोई अनफेयर लॉ है तो उसे बॉयकॉट कर दो। कॉलोनियल अथॉरिटीज़ को असिस्ट करने से रिफ्यूज़ कर देना, फॉरेन गुड को रिजेक्ट करना, गवर्नमेंट जॉब्स और टाइटल्स को छोड़ देना, और गवर्नमेंट स्कूल एंड कोर्ट्स को नहीं अटेंड करना, नॉन कॉपरेशन में होता है। तो ये भी काफ़ी नॉन वायलेंट है, काम है, शांति के साथ, और हमेशा ट्रूथफुल है। ओके, तो ये थे फॉर्म्स ऑफ नॉन वायलेंट। लाइक सत्याग्रह एक अम्ब्रेला है जिसके मेथड्स आते हैं पैसिफिज्म, ये हम लोग डिटेल में आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पैसिव रेसिस्टेंट, जो मैंने आपको पहले बताया कि कोऑपरेट नहीं करना है। तीसरा होता है सिविल डिसोबीडियंस, ब्रेक करना है रूल्स को पीसफुली, और पनिशमेंट भी एक्सेप्ट करना है। राइटफुल रेजिस्टेंस टू अनजस्ट लॉ। ओके, एंड नॉन कॉपरेशन, और बॉयकॉट करना है और पीसफुली प्रोटेस्ट करना है। इसमें नॉन वायलेंस का बेसिकली, इसमें वायलेंस का कोई रोल नहीं होना चाहिए, एंगर का कोई रोल नहीं चाहिए। इट्स ओनली बेस्ड ऑन ट्रूथ, अहिंसा एंड मॉरल परसुएशन, और इसमें सफ़र करने की विलिंगनेस रहनी चाहिए सही के लिए, सच के लिए। गॉट इट? चलो, आई होप ये लास्ट टॉपिक हो। कितने टॉपिक बचे हैं? कुछ और हैं? ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो, मैं ये टॉपिक जो है ना, सत्याग्रह मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया, इसमें टोटल 6 की सब टॉपिक्स है। ओके, तो 6 की सब टॉपिक्स को पढ़ने के पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता देती हूँ कि इसमें हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। ओके, सत्याग्रह मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। अब देखो, गांधी जी का सक्सेसफुल हो चुका था सत्याग्रह मूवमेंट साउथ अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में। ओके, तो अब आ गए थे वो इंडिया, राइट? तो चलो तो सबसे पहले सत्याग्रह मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट करने की ज़रूरत क्या पड़ी? तो 1918 में आता है रॉलेट एक्ट, रॉलेट कमीशन, ठीक है? उसे बेसिकली अपॉइंट किया जाता है जिन्होंने एक्सट्रीम रेस्ट्रिक्शन लगाए इंडिया पे। ओके, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके ओके, सो मैं आ गई वापस। तो बेसिकली हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो सबसे पहले समझते हैं कि ये सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट कैसे हुआ। तो 1918 में क्या आता है, ब्रिटिश ने रॉलेट कमीशन अपॉइंट किया जिन्होंने बहुत एक्सट्रीम रेस्ट्रिक्शंस लगाए किस पे? इंडियंस पे। तो रॉलेट एक्ट को ब्लैक बिल भी कहा जाता है। उसे बेसिकली था क्या? अरेस्ट विदाउट ट्रायल, किसी को ट्रायल के बिना ही अरेस्ट कर लिया जाएगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन, और सेडेशन लिटरेचर पे बैन। ओके, बेसिकली इसका मतलब होता है, मतलब जो बेसिकली नेशनलिज्म पे लिखते थे, ब्रिटिश के अगेंस्ट लिखते थे, सेडिशन लिटरेचर उसमें आ जाते हैं, उन पे बैन लगा देना। तो बेसिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच, मूवमेंट प्रोटेस्ट, दोनों को बैन, इनडायरेक्टली कहना है कि ये दोनों बैन हो चुके हैं। तो गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने 6 अप्रैल को 1919 को सत्याग्रह डे लागू किया। उसमें बेसिकली हड़ताल होते हैं, फास्टिंग प्रेयर्स होते हैं, और पीसफुल प्रोटेस्ट होता है। लेकिन आता है फिर एक ट्रेजेडी, जलियनवाला बाग मैसेकर। तो 13 अप्रैल 1919 में पीसफुल गैदरिंग थी। वहाँ जनरल डायर फायर करते हैं सिविलियंस को, जहाँ कम से कम लाइक 1202 पीपल, लाइक लोग की डेथ होती है, एंड 3600 के अराउंड जो है परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाते हैं। इससे गांधी जी को समझ आया कि सत्याग्रह की को प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, सत्याग्रह को प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ कंडक्ट कराने की ज़रूरत है, तभी नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट कर पाएंगे। अब देखो, ये कब हुआ? बेसिकली 1919 में। ओके, लेकिन गांधी जी इंडिया तो 1914 के टाइम ही आ गए थे। तो उन्होंने आके क्या क्या किया, सत्याग्रह को इंडिया में कब से स्टार्ट किया, अब वो सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं।
तो सबसे पहले गांधी जी ने सत्याग्रह किया था चंपारण सत्याग्रह 1917 में। लोकेशन कहाँ था? बिहार था। प्रॉब्लम क्या थी? ब्रिटिश पीजेंट्स को फोर्स कर रहे थे इंडिगो प्लांट करने के लिए अंडर टिनकाथिया सिस्टम और लो प्राइसेस के साथ। बेसिकली उन्हें 3/20 ज़मीन पर इंडिगो ग्रो करने थे और ब्रिटिश के लगाए हुए प्राइजेस को जो काफ़ी अनफेयर थे उस पे सेल करना था। तो गांधी जी का क्या एक्शन था? पीजेंट से मिले वो, उनकी सफरिंग को डॉक्यूमेंट किया एंड प्लांटर ऑपरेशन एक्सपोज किया। आउटकम क्या आया? गवर्नमेंट इंक्वायरी बैठी, चंपारण अग्रेरियन एक्ट पास हुआ जिसमें पीजेंट्स को प्रोटेक्शन मिली। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये फर्स्ट सत्याग्रह था इंडिया का और पीजेंट को रियलाइज हुआ कलेक्टिव पावर का। ओके। दूसरा था खेड़ा सत्याग्रह। वैसे ये सब टॉपिक्स हम लोगों ने पहले भी दूसरे चैप्टर में कवर कर लिए हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के भी हिसाब से, तो ये हम लोग फिर से कर रहे हैं। तो खेड़ा सत्याग्रह में क्या हुआ? ये 1918 में होता है। ओके, एक साल बाद। तो यहाँ क्या प्रॉब्लम होती है? क्रॉप फेलियर हो जाती है, लेकिन ब्रिटिश ने लैंड रेवेन्यू की डिमांड की। गांधी जी का एक्शन क्या था? पीजेंट्स को ऑर्गेनाइज किया, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स अंटिल रिलीफ। बेसिकली उन्होंने टैक्स पे करने से मना कर दिया जब तक रिलीफ नहीं आएगा, क्योंकि क्रॉप तो फेल हो गई थी। अगर क्रॉप ही फेल हो गई, अगर वो सेल ही नहीं कर पाएंगे तो रेवेन्यू कहाँ से लाएंगे ब्रिटिश को देने के लिए? तो आउटकम क्या आया? ब्रिटिश ने नेगोशिएट किया और फिर रेवेन्यू को रिड्यूस किया। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इसमें? इस वाले में बेसिकली खेड़ा सत्याग्रह में पीजेंट्स को यूनाइट किया गया। इसमें दिखाया गया कि पैसे से बढ़कर मॉरल पावर है और सत्याग्रह के लिए डिसिप्लिन वर्क करता है। ओके। तीसरा था अहमदाबाद मिल वर्कर्स स्ट्राइक। तो बेसिकली इसमें प्रॉब्लम थी कि वर्कर्स के वेजेस लो थे और प्राइजेस काफ़ी हाई थे, और ये होता है 1918 में। ओके। तो गांधी जी के लीडरशिप के अंडर पीसफुल स्ट्राइक होती है, गांधी जी फास्ट करते हैं एंड वर्कर्स डिसिप्लिन होता है और यूनाइट होता है। ओके। और इसका आउटकम होता है कि जो 35% वेज है उसमें इंक्रीज होती है। तो ये इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि मॉरल फोर्स आती है किसके थ्रू? फास्टिंग के थ्रू। एंड सत्याग्रह वर्क करता है ना कि सिर्फ एग्रीकल्चर साइट में बल्कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में भी। ओके। ये टॉपिक है बरडोली सत्याग्रह। तो ये होता है अंडर द लीडरशिप ऑफ वल्लभ भाई पटेल सरदार। ओके। सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रॉब्लम थी लैंड रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा हार्श इंक्रीज आया था। कब आया था? जब ड्राउट्स चल रहे थे, ड्यूरिंग ड्राउट। तो पीजेंट थे, उन्होंने लाइक नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉलो किया और बहुत ज़्यादा थ्रेट्स भी फेस किए, लेकिन फिर भी वो लोग फर्म रहे, मतलब अपने ग्राउंड पे टिके रहे कि ओके हम लोग पे नहीं कर सकते। तो इसका आउटकम क्या आता है? रेवेन्यू इंक्रीज होता है, जो बेसिकली रेवेन्यू इंक्रीज था उसे वापस लिया जाता है और लीडर्स को जो बेसिकली अरेस्ट कर लिया जाता है बीच में और फिर उन लीडर्स को छोड़ दिया जाता है। इसकी इम्पोर्टेंस है कि ये डिसिप्लिन सिखाता है, यूनिटी दिखाता है और विक्ट्री दिखाता है, मतलब डिसिप्लिन एंड यूनिटी के थ्रू जीत दिखाती है, विक्ट्री दिखाती है। ओके। और अगर मैं इसमें कहना चाहूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल को यहाँ पर सरदार का टाइटल यहीं से मिला था। एंड बेसिकली इसमें 137 विलेजेस इंक्लूडेड थे जिन्होंने ये बरडोली सत्याग्रह प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। ये भी एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था जो स्टार्ट हुआ था 2 years ऑफ पेटिशनिंग एंड प्रोटेस्टिंग। ओके। सत्याग्रह हमेशा लास्ट ऑप्शन होता है, याद है ना आपको? तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा थ्रेटेंड भी थे कि उनके लैंड को फोर्टिफाइड कर दिया जाएगा। तो बेसिकली 4 मंथ के कंटिन्यूस सत्याग्रह पीसफुल प्रोटेस्ट के बाद उन्हें सक्सेस मिली। अब देखो, सॉल्ट सत्याग्रह, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, राइट? ये तो सबको बहुत अच्छा लगता होगा। तो बेसिकली क्या होता है, इसमें डांडी मार्च होती है। देखो प्रॉब्लम क्या था? ब्रिटिश मोनोपोली ऑन टैक्स। बेसिकली
ब्रिटिश क्या करते थे, लैंड मतलब इंडिया में सॉल्ट को, मतलब इंडियन सॉल्ट को ब्रिटेन क्या करते थे, रिफाइन करते थे, रीपैकेज करते थे और फिर से इंडियन पीपल को बेच देते थे। लेकिन कैसे बेचते थे, 20 टाइम्स प्राइस के हिसाब से। मतलब टैक्स जो था सॉल्ट पे बहुत ज़्यादा इम्पोज किया जाता था, जो कि सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे एवरीडे लाइफ में। गांधी जी ने इसे अनफेयर समझा और उन्होंने डिसाइड किया कि इस चीज़ को, इन फेमस सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने की ज़रूरत है। तो इसमें जो सबको अफेक्ट करता था, कोई भी, हर कोई इंसान, हिंदू, मुस्लिम, रिच, पुअर, सबको, तो गांधी जी ने इस मूवमेंट को, ऑप्रेसिव सॉल्ट मूवमेंट को, लोगों को यूनाइट करके, चाहे वो किसी भी सेक्शन से बिलोंग करते हुए, सब साथ आते हैं। तो बेसिकली 1930 में जब गांधी जी अनाउंस करते हैं लोगों को कि ये सॉल्ट लॉ तोड़ने जा रहे हैं, ब्रिटिश ने जो, मतलब अप्रेस किया है लोगों पे, तो गांधी जी दांडी मार्च स्टार्ट करते हैं। 247 माइल सी से दूर चल के जाते हैं 12 मार्च को 1930। तो बेसिकली यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, सड़कों पे उधर आते हैं, फॉलो करते हैं, और कांग्रेस के भी जो डाउटर है वो भी इसमें विजडम देखने लगते थे। और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी बिल्कुल शॉक हो जाती है और काफ़ी सरप्राइज हो जाती है। और ये टर्निंग पॉइंट था फ्रीडम स्ट्रगल का। गांधी जी ने सत्याग्रह बेसिकली इस मतलब पीक पे चला गया था। ओके, तो इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा पिच पे था और गवर्नमेंट को फोर्स कर रहा था, ताकि बेसिकली बेसिकली यहाँ क्या करते हैं गांधी जी, वो चल के जाते हैं 247 माइल्स दांडी मार्च, बहुत लोग ज्वाइन करते हैं, मिलियंस ऑफ द पीपल, फिर सब मिलकर सॉल्ट लॉ को जो है ब्रेक करते हैं। इसका इम्पैक्ट आता है, नेशनल अवेकनिंग होती है, इंटरनेशनल अटेंशन मिलता है और गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है 1931 में। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये टर्निंग पॉइंट था फ्रीडम स्ट्रगल का, मॉरल प्रोटेस्ट था, मैसिव पावर। ओके, अब देखो लास्ट टॉपिक है इस टॉपिक का, वो है इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह क्या है कि नॉट एवरीवन कैन रिमेन नॉन वायलेंट अंडर प्रेशर। मतलब कि हर इंसान नॉन वायलेंट नहीं रह सकता प्रेशर के अंडर। ओके, तो उन्होंने सोल्यूशन निकाला कि कुछ डिसिप्लिन सत्याग्रह, कुछ डिसिप्लिन इंडिविजुअल्स है वो सिलेक्ट करेंगे, ओके, जो आगे के सत्याग्रह में इंक्लूड होगा। तो फर्स्ट सत्याग्रही थे विनोबा भाव। ओके, तो इनका एम था प्रोटेस्ट करना ब्रिटिश के वर्ल्ड वॉर सेकेंड के इन्वॉल्वमेंट में विदाउट ड्रैगिंग द नेशन इनटू वायलेंस। मतलब ब्रिटिश के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना वर्ल्ड वॉर टू के इन्वॉल्वमेंट में, ताकि नेशन जो हमारा इंडिया है वो वायलेंस में ना घुसे। इसकी इम्पोर्टेंस ये थी कि इसने सत्याग्रह की प्योरिटी को प्रोटेक्ट किया, और ये बेसिकली ग्राउंड वर्क बनता है क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 में होता है, जिसके वजह से आगे जाके हमें 1947 में इंडिपेंडेंस मिलती है। ओके तो बेसिकली आई होप आपको ये टॉपिक पूरा समझ आ गया होगा। सत्याग्रह मूवमेंट मॉरल पावर है, नॉन वायलेंस है और करेज को डिनोट करता है, और चेंज आती है सफरिंग, ट्रूथ एंड यूनिटी के थ्रू। अब ये क्यों आया था, रॉल अटैक, जलियांवाला बाग, आपको 2 मेन रीजंस याद रहने चाहिए। फर्स्ट, जब गांधी जी इंडिया आए थे तो चंपारण, फिर खेड़ा, फिर अहमदाबाद, फिर बरडोली, फिर सॉल्ट मूवमेंट, फिर इंडिविजुअल सत्याग्रही। आई होप आप सारे पॉइंट्स, अब आपको ये 6 पॉइंट्स हमेशा याद रहेगा। ओके, अब देखो सत्याग्रह बेसिकली, अब ये जो है इन फ्रेंच एंड पोर्टुगीज इंडिया। ओके, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, वेल बियर विथ मी गाइस। तो देखो दोस्तों, मैं समझाती हूँ। इंडिया फ्री हुई 1947 अगस्त में, लेकिन सब रीजन्स तुरंत इंडियन यूनियन में नहीं आए। फ्रेंच इंडिया जो कि पौंडीचेरी है, ठीक है, वो बेसिकली फ्रेंच इंडिया था अंडर फ्रेंच कोलोनिस्ट। एंड पोर्टुगीज इंडिया यानी कि गोवा जो था, गोवा पहले पार्ट नहीं था इंडिया का, लोग चाहते थे कि उनके रीजन्स भी फ्री हो और इंडिया के साथ मर्ज करें। और यहाँ स्टार्ट हुआ सत्याग्रह का मैजिक अगेन। तो सत्याग्रह स्टार्ट होता है फ्रेंच इंडिया में, जो कि पौंडीचेरी का हिस्सा था। बेसिकली पौंडीचेरी को ही कहते थे फ्रेंच इंडिया। तो इंडियन पीपल क्या करते हैं, फ्रेंच टेरिटरीज में डिमांड करते हैं कि उन्हें मर्ज होना है इंडिया के साथ। तो इनिशियली गांधी जी डाउट करते हैं और वर्ried थे कि ये प्रोटेस्ट जो है वायलेंट हो सकता है। लेकिन गांधी जी फिर अपना मूड बदल लेते हैं, क्योंकि गांधी जी को पता चलता है कि लोग पीसफुली और डिसिप्लिन के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो फिर गांधी जी अपना सपोर्ट दिखाते हैं। तो
1948 में तो गांधी जी की डेथ हो जाती है। लीडर्स ने गांधीयन प्रिंसिपल फॉलो किया, नॉन वायलेंस, मास पार्टिसिपेशन एंड पीसफुल डेमोस्ट्रेशन के थ्रू। और इसका आउटकम होता है कोई वॉर नहीं होती है। फ्रांस जो है नेगोशिएट करता है पीसफुली और फ्रेंच इंडिया मर्ज हो जाता है इंडिया के साथ 1954 में। ओके, अब देखो दूसरा है सत्याग्रह पोर्टुगीज इंडिया में, गोवा वाला पार्ट। तो सिचुएशन क्या होती है, गोवा पोर्टुगीज रूल के अंडर था 400 साल से। लोग चाहते थे इंडिया को ज्वाइन करना। मेथड्स क्या क्या यूज़ किए, उन्होंने हड़ताल यूज़ किया, बेसिकली शटडाउन, नॉन कॉपरेशन, पीसफुल मार्चेस, और ये टोटली इंस्पायर्ड था सत्याग्रह मूवमेंट से। तो पोर्टुगीज का रिएक्शन क्या था, ब्रूटल था, लाठी चार्जेस, शूटिंग, अरेस्ट, टॉर्चर, सब कुछ होने लगा। लेकिन 1950 में आता है टर्निंग पॉइंट, पब्लिक प्रेशर और इंडिया की डिप्लोमेटिक सपोर्ट से। फिर 1961 में फुल लिबरेशन मिलती है ऑपरेशन विजय के थ्रू, क्योंकि पोर्टुगल क्या हो गए थे, बिल्कुल ब्रूटल हो गए थे, राइट। तो इंडिया का सपोर्ट मिलता है डिप्लोमेटिक सपोर्ट के थ्रू, और फिर ऑपरेशन विजय के बाद फुल लिबरेशन मिलती है गोवा को। बट फाउंडेशन जो था क्या, गांधी का नॉन वायलेंस ही था। तो सत्याग्रह का मैजिक ग्राउंड वर्क पर रेडी हुआ और फाइनल एक्शन इंडियन गवर्नमेंट ने कंप्लीट किया। ओके, नाउ चलो नेक्स्ट टॉपिक मैं समझाती हूँ, सत्याग्रह की लेगेसी आउटसाइड इंडिया। ओके, तो मैं आपको समझाती हूँ। देखो, सत्याग्रह आउटसाइड इंडिया भी कहीं अफेक्ट करता है क्या, ये पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली सत्याग्रह सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं था, ये फिलॉसफी पूरे वर्ल्ड को इंस्पायर कर गई। यस, वही नॉन वायलेंस का ट्रूथ जो इंडिया के इंडिपेंडेंस में काम आई, उन्होंने ग्लोबली लीडर्स के मूवमेंट को गाइड किया। अब देखो कैसे। सबसे पहले इन्फ्लुएंस हुआ सिविल राइट्स मूवमेंट यूएसए में। जो आपके मार्टिन लूथर किंग है ना, उन्होंने क्या किया, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने गांधी जी के नॉन वायलेंस पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है उसे अडॉप्ट किया, मार्चेस किए, सिट इन्स किया, उसके बाद पीसफुल प्रोटेस्ट किए, एकदम सत्याग्रह स्टाइल में। ओके, और इसका गोल क्या था, ऑप्रेसर के कंसाइंस को अपील करना, कन्विंस करना, उनके हार्ट को चेंज करना, ना कि बदला लेना। रिजल्ट क्या आया, डेमोक्रेटिक सेटअप में सोशल चेंजेस आए। तो पीस और मॉरल के साथ गेम चेंज हुआ। ये कहाँ का एग्जाम्पल है, यूएस का है, मार्टिन लूथर किंग। और मार्टिन लूथर किंग ने एक्नॉलेज किया कि गांधी का उनके वर्क पे बहुत इन्फ्लुएंस है। मार्टिन लूथर किंग ने उन्हें बहुत सीरियसली स्टडी किया। उन्होंने कहा, as I read, I became deeply fascinated by his campaign of non-violent resistance. उन्होंने जैसे जैसे गांधी जी को स्टडी किया, वो उनके नॉन वायलेंट के रेसिस्टेंस से काफ़ी फैसिनेट हो गए। वो उन्होंने ये भी कहा कि स्पेशली जो सॉल्ट मार्च का उन्होंने मूव किया था गांधी जी ने, वो उनसे काफ़ी ज़्यादा मूव भी हो गए थे। तो ये था गांधी जी का असर, इन्फ्लुएंस ऑन मार्टिन लूथर किंग। फिर जाके ये दूसरे जगह भी यूज़ होता है, एंटी अपार्थाइड स्ट्रगल में नेल्सन मंडेला यूज़ करते हैं। गांधी जी के अर्ली एक्सपेरिमेंट साउथ अफ्रीका में तो पता ही है आपको। तो नेल्सन मंडेला इंस्पायर होता है इस नॉन वायलेंस, पेशेंस एंड मोरल कर्ज से, और वो कंबाइन करता है सत्याग्रह को अदर स्ट्रैटेजीज के साथ अपार्थाइड से फाइट करने के लिए। वैसे आपकी बुक में तो दो ही चीज़ें दी है, लेकिन एक और चीज़ है, ग्लोबल पीस एंड ह्यूमन राइट। एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स जो थे अफ्रीका, एशिया में, ये सबको इंस्पायर करता है। अलग अलग कंट्रीज डिमांड करने लगते हैं फ्रीडम की, और ये अलग अलग लीडर्स को इंस्पायर करते हैं। ऑन्ग सांग सुई क्यू में, म्यांमार में, फिर जाके लेबर राइट्स यूएसए में, पोलैंड में सॉलिडरिटी के लिए। तो बेसिकली की प्रिंसिपल हमेशा नॉन वायलेंट रहा है, रेजिस्टेंस रहा है, और मॉरल अपील। और इससे क्या हुआ है, ऑपरेशन कन्फ्रंटिंग विदाउट ब्लडस्टेड। ओके, और एक लास्ट है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में। आज के टाइम में या बेसिकली ये यूनिवर्सल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन है, नॉट जस्ट इन पॉलिटिक्स, इसे पर्सनल, सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में भी अप्लाई किया जाता है। इसमें दिखाया जाता है कि सफरिंग जस्टिस के लिए इंड्योर करना पड़ता है, और रीजंस एंड मोरालिटी के लिए अपील करना पड़ता है, और ओपोनेंट के हार्ट को चेंज किया जाता है, और ये एक लास्टिंग सोल्यूशन है। ओके,
तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो, आपके आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब चलो लास्ट टॉपिक कवर करते हैं, विच इज़ अबाउट द कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस। कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस में हम लोग कवर करने वाले हैं कि सबसे पहले गांधी जी के सत्याग्रह के आइडिया आज भी रेलिवेंट है क्या? बताओ। यस है, क्योंकि दुनिया में अभी भी वायलेंस, इनइक्वालिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। देखो मॉडर्न वर्ल्ड आ गया है, ग्लोबलाइजेशन आ गया है, कंट्रीज कनेक्टेड है इकोनॉमिकली, लेकिन रिच एंड पुअर का गैप बढ़ रहा है। तो बेसिकली इनइक्वालिटी आ रही है, वेल्दी कंट्रीज कंट्रोल ज़्यादा रिसोर्स बेसिकली ज़्यादा रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं, और कभी कभी पॉलिटिकल एंड मिलिट्री प्रेशर यूज़ करते हैं। दूसरा है वायलेंस, मिलिटेंसी, टेररिज्म, एथनिक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, माइनॉरिटी इश्यूज राइज हो रहे हैं। तो दूसरा रीज़न है वायलेंस है, इनजस्टिस है, कुछ ग्रुप्स है, ग्रुप्स ऑफ द पीपल और इग्नोर्ड पीपल है, वो कभी कभी वायलेंस अडॉप्ट कर लेते हैं। और स्टेट टेररिस्ट साइकिल, दोनों साइड जस्टिफाई करते हैं। बेसिकली टेररिस्ट जो है फाइटिंग करते हैं इनजस्टिस, एंड स्टेट होता है वो अपने प्रोटेक्टिंग मतलब वो अपने स्टेट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। रिजल्ट क्या आता है? इनोसेंट पीपल सफ़र करते हैं और वायलेंस कंटिन्यू रहता है। तो बेसिकली मॉडर्न प्रॉब्लम्स क्या क्या है? ग्लोबलाइजेशन से कनेक्टेड तो है, लेकिन प्रॉब्लम्स है वायलेंस, इनजस्टिस, स्टेट टेरिटरिस्ट साइकिल। ओके, अब सत्याग्रह आज भी इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि वायलेंस ब्रीड्स मोर वायलेंस, राइट? गांधी जी के हिसाब से क्या था, हिस्टोरिकल एविडेंस में भी देखा हम लोगों ने कि वायलेंस कभी भी एक रूट बेसिकली कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। हेट्रेड से सिर्फ हेट्रेड फैलता है और सफरिंग बढ़ती है। तो सत्याग्रह का क्या था? मॉरल प्लस प्रैक्टिकल सोल्यूशन, अपने सोल को फोर्स करना, लव फोर्स करना, नॉन वायलेंस, ट्रूथ, करेज, मास पार्टिसिपेशन। एम क्या था? लोगों के दिल को बदलना, ना कि लोगों को मार देना, लाइक किल नहीं करना। उसके बाद था परफेक्ट फॉर ग्लोबल इशू। सत्याग्रह आज भी ग्लोबल इश्यूज के लिए बहुत परफेक्ट है क्योंकि ग्लोबल इश्यूज आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, लाइक इंटरनेशनल टेररिज्म, एथनिक कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, ग्लोबल इनइक्वालिटी। गांधी जी के आइडिया प्रमोट करते हैं डायलॉग, नेगोशिएशन, पीसफुल मास प्रोटेस्ट इंस्टेड ऑफ बॉम्ब्स एंड गन्स। तो पाथ, वर्ल्ड पीस के पाथ का क्या है? वायलेंस कम होगा, ट्रस्ट बढ़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट पीसफुली सॉल्व होंगी, ह्यूमैनिटी को लास्टिंग प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। अब देखो, रिकॉल करो तो अब ज़रा सोचो क्या क्या आज के टाइम में कैसे फ़ायदा मिलता है सत्याग्रह के। ग्लोबलाइजेशन है तो कॉन्फ्लिक्ट है, इनइक्वालिटी है, वायलेंस है, राइट, और टेररिस्ट है, स्टेट जस्टिफाई वायलेंस है, राइट। तो सफ़र कौन करता है? इनोसेंट। तो सत्याग्रह क्या है? पीसफुल ऑल्टरनेटिव है जो नॉन वायलेंस एंड मॉरल करेज को सपोर्ट करता है, और चेंज हमेशा हार्ट से आता है, वेपन से नहीं। और गांधी के प्रिंसिपल्स इसीलिए आज के टाइम भी बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। ओके ओके, आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। अब मैं आपको एक शॉर्ट एकदम बताऊं क्या, जो आपके आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प कर दें। आई नो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, एंड आई होप आप बोर नहीं हुए होंगे, आपको सब टॉपिक्स अच्छे से समझ आ रहे होंगे। नाउ देखो, अगर आपको एग्जाम में आ जाए तो आपको सत्याग्रह इतने अच्छे से कवर किया ऑनेस्टली। देखो, सत्याग्रह कवर किया हम लोगों ने, एंड ऑनेस्टली इट्स मोर दैन जस्ट अ पॉलिटिकल मेथड। ये आपको भी समझ आ गया होगा, ये एक फिलॉसफी है, एक वे ऑफ लाइफ है। तो एक छोटा सा रिकैप करते हैं। सत्याग्रह का जन्म कब हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था, जब गांधी जी ने देखा कि इंडियंस एंड नॉन वाइट कम्युनिटीज को कैसे इनजस्टिस फेस करना पड़ रहा है। उन्होंने समझा कि ऑपरेशन का रूट कॉज सिर्फ पावर नहीं है, बल्कि ऑर्गेनाइज्ड रेसिस्टेंस का एब्सेंस है। तो वो कंसेप्ट लाता है सत्याग्रह का, जिसका मतलब होता है इंसिस्टेंस ऑन ट्रूथ। ट्रूथ का मतलब सत्य, एंड नॉन वायलेंस का मतलब अहिंसा। तो ये ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस पे बेस्ड होता है। एक स्ट्रॉन्ग मॉरल एंड नॉन वायलेंट मेथड ऑफ प्रोटेस्ट। ये मेथड पहले एक्सप्लेन करने वाले, कन्विंस करने वाले और पब्लिक को एजुकेट करने के बाद ही होता है। सत्याग्रह इज ऑलवेज द लास्ट ऑप्शन। तो गांधी जी को इसके सोर्सेज कहाँ से मिले थे? जैनिज्म, बुद्धिज्म, उपनिषद, भगवद गीता, हिंदू माइथोलॉजी, जीसस क्राइस्ट एंड सोक्रेटिस से। 7 सोर्सेज हैं, याद रखना। सत्याग्रह एंड दुराग्रह में डिफरेंस होता है। सत्याग्रह पेशेंस, पीस, मॉरल
ओपोनेंट को एजुकेट करने में फोकस करता है और दुराग्रह फोर्स एंगर एंड ओपोनेंट को डिफीट करने में फोकस करता है। सत्याग्रह सुपीरियर है पैसिव रेसिस्टेंस से प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन सत्याग्रह ओपोनेंट के हार्ट को चेंज करते हैं सेल्फ सफरिंग और लव के थ्रू। सत्याग्रह और मिलिटेंट नेशनलिज्म, गांधी जी कहते हैं कि रियल लाइफ में ब्लड शेड से नहीं, सोल, फोर्स और मॉरल करेज से आता है। वायलेंस वीक है और सत्याग्रह स्ट्रांग है। फिर सत्याग्रह का कोड ऑफ कंडक्ट क्या था कि सत्याग्रह की लाइफ डिसिप्लिन, ट्रूथ, नॉन वायलेंट, सिंपल और प्योर होना चाहिए। पॉलिटिकल स्ट्रगल्स में भी गोल थे, कन्वर्ट करना है, ना कि फोर्स, अपोनेंट के हार्ट को टच करना है, ना कि ह्यूमिलिएट करना है, राइट। एंड फिर वो किस चीज़ से या सत्याग्रह के तीन मेन क्या बोलते हैं उसे, वेपन्स थे। पहला था सफरिंग, अपने आप को सफ़र करना है। दूसरा था सिविल डिसोबीडियंस, लॉ को ब्रेक करना है ओपनली और पीसफुली, और साथ ही साथ पनिशमेंट भी ले लेना है। और नॉन कॉपरेशन यानी कि कॉपरेट नहीं करना है, लेकिन ये सारी चीज़ें किसके थ्रू होनी चाहिए, नॉन वायलेंट के थ्रू, और बेस्ड होना चाहिए ट्रूथ पर। ओके। एंड या हम लोगों ने इंडिया में मेजर सत्याग्रह मूवमेंट देखे, लाइक चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद मिल वर्कर एंड बरडोली। तो बेसिकली चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद वाले हुए थे 1917 से 18 तक। बरडोली हुई थी 1928 में, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लीड किया था। एंड सॉल्ट मार्च हुआ था 1930 में। एंड इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ था 1940 में, जो आगे जाके क्या बनता है, ग्राउंड वर्क बनता है क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए। तो सत्याग्रह फिर आता है फ्रेंच एंड पोर्टुगीज इंडिया में। फ्रेंच टेरिटरीज पीसफुली मर्ज होना चाहता है इंडिया के साथ 1954 में, और गोवा में इनिशियली नॉन वायलेंट स्ट्रगल चल रहा होता है। फाइनल इंटीग्रेशन होता है इंडियन के सपोर्ट के थ्रू 1961 में। ओके। एंड लेगेसी आउटसाइड इंडिया भी है, मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला और एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, लेबर राइट्स, ये सब बेसिकली सत्याग्रह एक यूनिवर्सल फिलॉसफी बनता है जस्टिस के लिए विदाउट वायलेंस। और आज के टाइम पे गांधी जी के आइडिया कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस इसीलिए है क्योंकि आज ग्लोबलाइजेशन है तो कॉन्फ्लिक्ट है तो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन है तो कनेक्टेडनेस है, और कनेक्टेडनेस है तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी अराइज होंगे, टेररिज्म भी है, वायलेंस है, एथनिक वायलेंस है, इनइक्वालिटी है। सब में नॉन वायलेंस, ट्रूथ एंड मॉरल करेज, डायलॉग और मास पार्टिसिपेशन के थ्रू इन सबको सॉल्व किया जा सकता है। वायलेंस सिर्फ और सिर्फ वायलेंस जनरेट करता है। सो बेसिकली दोस्तों, सत्याग्रह एक वे ऑफ लाइफ और पावरफुल मेथड है चेंज का। ये सिर्फ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं, मॉरल, स्पिरिचुअल और सोशल प्रिंसिपल है। ओके। ये हार्ट चेंज करता है और सोसाइटी को यूनाइट करता है और लॉन्ग टर्म पीस और जस्टिस लाता है। तो इसी के साथ हमारा एक पूरा कॉन्क्लूजन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 7 के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।